जी, तो कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, मेरा नाम सचिन और मेहनत कर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और लेक्चर नंबर 33 आज अपन लोग मेडाइवल हिस्ट्री का करने जा रहे हैं। देखो, अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 से शुरू की थी पूरी मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहां पर हमने मुस्लिम आक्रमणों से पढ़ना शुरू किया था। हमने पूरा मुस्लिम आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी को अच्छे से पढ़ा। फिर दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लोधी वंश को अच्छे से पढ़ा। फिर उसके बाद हमने मुगल वंश में बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को, औरंगजेब को, और फिर उसके बाद उत्तर मुगल काल के राजा बहादुर शाह, उसके बाद जहांदार शाह, फिर फर्रुख शेर, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर तक हम पढ़ चुके थे। और उसके बाद हमने मुगलों की प्रशासनिक सेवाएं पढ़नी शुरू करी। मुगलों ने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए, वास्तुकला में उन्होंने क्या सुधार दिए, कौन कौन से बादशाह को कहां पे दफनाया गया, कौन कौन सी उनके बारे में पुस्तकें लिखी गई, वो हमने पढ़ लिया था। आज हमें मुगलों के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे हिंदू धार्मिक ग्रंथ थे जो पहले तो संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, लेकिन मुगलों ने उन्हें अपने काल में फारसी भाषा में अनुवाद कराया। तो कौन कौन सी ऐसी हिंदू धर्म की किताबें थी जिनका मुगल काल में फारसी में अनुवाद किया गया। कौन कौन ऐसा अंग्रेज था जो यूरोप से भारत में आए जिस समय भारत पर मुगलों का कब्जा था। तीसरा, इन बादशाहों के असली नाम क्या थे। अभी हम जानते हैं बाबर, हम जानते हैं हुमायूं, अकबर, लेकिन इनके पूरे नाम क्या थे वो हम पढ़ लेंगे तो हमारा मुगल पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मीर बख्शी कौन था, मीर आतिश कौन था, काजी किसको कहते थे, वजीर किसे कहते थे, वकील कौन हुआ करता था, मुहत्सिब कौन हुआ करता था, मनसबदार कौन थे, वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऐसे भारतीय धार्मिक ग्रंथ थे जिनका मुगलों ने अपनी भाषा फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक है, तो सबसे देखो यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अपना तो एक ही मोटिव है कि अपने को एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम में धुआं उठाना है जी, आग लगानी है, गर्दा उड़ाना है गर्दा। तो उसके लिए हमें सारे चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अनुवादिक पुस्तकों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अनुवादिक पुस्तकें, ट्रांसलेटेड पुस्तक, बुक्स, ट्रांसलेटेड बुक्स, जिनको ट्रांसलेट किया गया। कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन एग्जाम्स में जो मेन किताबें हैं उनसे पूछा जाता है। ठीक है, देखो, भारत का सबसे बड़ा, पूरे भारत का नहीं, इवन पूरे संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। पूरे संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। इसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक है टोटल जी। 1 लाख श्लोक बहुत होते हैं। इस महाभारत में टोटल 18 पार्ट है। जैसे बुक्स में कितने लेसन्स होते हैं, पार्ट होते हैं, वैसे ही महाभारत में 18 लेसन्स है, चैप्टर है। उन चैप्टर्स को बोला जाता है पर्व। ठीक है, उन चैप्टर्स को महाभारत में क्या बोला जाता है? पर्व। तो टोटल महाभारत में 18 पर्व है जी। टोटल महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व। इन 18 पर्वों में से सबसे ज्यादा जो फेमस हो गया है वो कौन सा पर्व हो गया है जी? भीष्म पर्व, भीष्म पर्व। और ये भीष्म पर्व ही किस नाम से जाना जाता है? गीता। गीता बोलो चाहे भगवत गीता। तो महाभारत का एक लेसन है, एक पार्ट है जो क्या है? भगवत गीता। इस भगवत गीता ये वो वाला पार्ट है जहां पर कृष्ण जी अपना पूरा का पूरा ज्ञान देते हैं अर्जुन जी को। अर्जुन जी को पूरा ज्ञान देते हैं। इस पूरी सृष्टि का जो अवलोकित ज्ञान है वो श्री कृष्ण किसको देते हैं? अर्जुन को देते हैं। तो महाभारत एक बहुत ही बड़ा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी ज्ञानी बातें लिखी थी। तो मुस्लिमों ने इस महाभारत, जो हिंदी और संस्कृत भाषा में लिखा गया था, इवन संस्कृत भाषा में जो लिखा गया था उसको अपनी फारसी भाषा में अनुवाद कराया। और इसका अनुवाद करने वाले थे अबू फजल और अबू फैज। ये दोनों भाई थे, अबू फैज और फजल। तो सबसे पहले महाभारत का किसने ट्रांसलेशन किया? अबू फजल। और ये फैज दोनों भाई थे, ये अकबर के 9 रत्न भी थे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें यह पता होनी चाहिए कि भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ में से एक महाभारत को अबू फैज और फजल ने फारसी में अनुवाद किया था। दूसरा, भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो आ जाती है रामायण। रामायण कहीं छोटी है महाभारत से, लेकिन रामायण भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। श्री राम जी की इसमें पूरी
जीवन चर्चा की गई है। तो रामायण का अगर सबसे पहले फारसी में किसी ने अनुवाद किया तो वो था जी बदायूनी। कौन था? बदायूनी। ये बदायूनी इतना चर्चित इतिहासकार था कि इसने महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध के बारे में बहुत डिटेल में किताबें लिख रखी हैं। तो अकबर के दरबार में अगर एक इतिहासकार रहा करता था, उसका नाम था बदायूनी। बदायूनी ने उस समय बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी और इसी ने हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मुगल दरबार का ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? कौन था? बदायूनी। तीसरा, हमारे 4 वेद हैं जी, ऋग्वेद, अर्थर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, है ना। तो सबसे नया वेद है हमारा अर्थवेद। अर्थवेद ये सबसे नया वेदों में से एक है। इस अर्थवेद में अब क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं। वशीकरण, जादू टोना, अगर किसी से ब्याह नहीं हो रहा है तो उससे शादी कराएं। आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप देखते होंगे, है ना, जादू टोना, टोटका करना, ये सारी बातें अगर हिंदी ग्रंथ में सबसे पहले लिखी गई तो वो था अर्थवेद। जादू टोना, वशीकरण, किसी को वश में करना अपने। आजकल बंगाली बाबा करते हैं ना कि 2 मिनट में अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो उससे बात मनवाई, बंगाली बाबा के पास आए, है ना। तो अगर सबसे पहले किसी हिंदू धार्मिक ग्रंथ में ये वशीकरण के बारे में, जादू टोना टोटका के बारे में लिखा गया तो वो था अर्थवेद। 4 वेदों में से एक वेद अर्थवेद। बाकी 3 के कौन हो जाएंगे? वो वैदिक काल में हम पूरा पढ़ते हैं, ऋग्वेद के बारे में, यजुर्वेद और सामवेद के बारे में। ठीक है, तो अर्थवेद भारतीय धार्मिक ग्रंथ था जिसमें जादू टोना, वशीकरण के बारे में लिखा हुआ था। उसका भी फारसी में ट्रांसलेशन किया बदायूनी, लेकिन इस बार बदायूनी के साथ में और हो गए थे दूसरे इतिहासकार इब्राहिम। कौन जी? इब्राहिम। तो इब्राहिम की मदद से इन्होंने क्या करा जी? इसका फारसी अनुवाद किया। ये चीज याद रखना, ये कई बार पूछी जाती है कि कौन से डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा भी गया है कि अर्थवेद का फारसी में अनुवाद किस इतिहासकार ने किया था? बदायूनी और इब्राहिम। ऑप्शन सी पर दोनों लिखे रहते हैं। एक जगह लिखा रहेगा बदायूनी, दूसरी जगह लिखा रहेगा इब्राहिम, तीसरी जगह लिखा रहेगा बदायूनी और इब्राहिम, चौथे पे लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा आंसर होता है इसका बदायूनी और इब्राहिम। कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। चौथी उस समय की कोई चर्चित किताबों में से एक है तो वो है लीलावती। लीलावती किताब बड़ी अच्छी है। लीलावती किताब का फारसी में अनुवाद किया था तो वो किया था अबू फैज ने। ये कुछ किताबें। अच्छा, 2 किताबें और आप याद कर लो, बड़ी महत्वपूर्ण। गीता। देखो, गीता मैंने बताया महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है गीता। महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है गीता। ठीक है, जिसका फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका फारसी में अनुवाद किया दारा शिकोह ने। किसने किया? दारा शिकोह। अभी दारा शिकोह कौन था? औरंगजेब का बड़ा भाई। पढ़ने लिखने में बड़ी रुचि रखता था, बड़ा माहिर था। तो इसने गीता का फारसी में अनुवाद किया और साथ में उपनिषदों का। आप जानते हैं, अगर आप भारतीय में वैदिक काल पढ़ेंगे तो भारतीय वैदिक काल में 108 उपनिषद है। मुंडकोपनिषद, जालोपनिषद, आलोपनिषद, ये बहुत सारे हमारे उपनिषद हैं। जैसे मुंडकोपनिषद में सबसे पहले हमें लिखा हुआ मिला है सत्यमेव जयते, जो हमारा आज नेशनल सेंटेंस है, वो हमने कहां से लिया है? उपनिषदों में से लिया है। उपनिषदों में भी वैदिक काल का भरपूर ज्ञान लिखा हुआ है। तो उपनिषदों का भी अगर फारसी में अनुवाद किया तो वो दारा शिकोह ही था, औरंगजेब का भाई। ठीक है, और लास्ट हमारी एक चीज और याद रख लेना, एक बड़ी फेमस किताब है राजतरंगिणी। अगर आपको जम्मू कश्मीर का इतिहास जानना हो, जम्मू कश्मीर का, JNK का, तो सबसे विस्तारित किताब है राजतरंगिणी जी। राजतरंगिणी भी लिखा मिल जाता है कहीं, राजतरंगिणी भी। इस किताब का फारसी में अनुवाद किया था मोहम्मद शाह ने, शाह मोहम्मद। देखो, ये 7 किताबें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हर बार क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से पूछा जाता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? अबू फैज और अबू फजल, ये दोनों अकबर के नौरत्न थे। रामायण का फारसी में अनुवाद किया बदायूनी, ये अकबर के दरबार में इतिहासकार था। अर्थवेद का अगर फारसी में अनुवाद किया तो बदायूनी के साथ इब्राहिम। लीलावती एक ऐतिहासिक किताब है जिसका अबू फैज ने फारसी में अनुवाद किया। गीता हमारे महाभारत का एक ग्रंथ है जिसका दारा शिकोह ने। उपनिषद भारतीय संस्कृति में 108 उपनिषद है, उनमें से कुछ चर्चित उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद किया वो औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने। और एक राजतरंगिणी ऐसी किताब है जो जम्मू कश्मीर के बारे में हमें डिटेल में जानकारी देती है, उसका फारसी में अनुवाद किया था शाह मोहम्मद ने। ठीक है जी, ये तो होगी ट्रांसलेटेड बुक्स।
ठीक है, अच्छे से लिख लेना। देखो यहां से क्वेश्चन आता है, वी कांट स्किप दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स, हम इन्हें स्किप कर ही नहीं सकते। ठीक है, यहां से 1-2 नंबर के क्वेश्चन कई बार छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं। अब हम लिख लेते हैं यहां पर यूरोपियों का आगमन। कुछ यूरोपियन आए थे अंग्रेजों के मुगलों के दरबार में। देखो सबसे पहले रॉल्फ फिंच, ये एक बिजनेसमैन था। कौन था जी? बिजनेसमैन, जो अकबर के समय भारत आया था। इवन इसने पूरे अगर मैं आज के नक्शे के हिसाब से बताऊं तो पूरा इसने साउथ ईस्ट एशिया, रूस, चाइना, अपना पूरी अरब कंट्रीज, सारी कंट्रीज का, मध्य एशिया का, सबका इसने टूर करा था रॉल्फ फिंच ने। और जिस समय भारत में अकबर बैठा था गद्दी पर, उस समय ये भारत में आया था। तो कई बार पूछ लेते हैं कि अकबर के समय यूरोप से भारत में कौन आया था? रॉल्फ फिंच आया था। ठीक है, अब देखो जहांगीर के बारे में हम दोनों पढ़ चुके हैं। एक है हॉकिंग और दूसरा है थॉमस रो। ये टॉमस रो भी लिखा मिलता है, टॉमस रो। ये दोनों किसके काल में भारत आए? तो जहांगीर। किसके काल में जी? जहांगीर। हम जानते हैं इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी, पीछे हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, पीछे जो है ना, मैंने ये उल्टा बता दिया उस चीज को। अगर प्लीज आपने वो जहांगीर वाले लेक्चर देखे हो तो मैंने बताया था पहले टॉमस रो आया है, बाद में हॉकिंग। वो गलती हो गई थी, पहले एक्चुअली हॉकिंग आया है और बाद में टॉमस रो, क्योंकि हॉकिंग को दी गई है इंग्लिश खान की उपाधि। ठीक है, और टॉमस रो को जहांगीर ने सबसे पहले क्या दे दिया था? लिखित अनुमति दे दी थी कि ये व्यापार कर सकते हैं। नॉट लिखित अनुमति, बट व्यापार करने की छूट देती थी। व्यापार करने की छूट। तो कौन सा यूरोपियों में से अंग्रेज था ऐसा जिसने सबसे पहले जहांगीर से व्यापार करने की छूट ले ली थी? टॉमस रो। ठीक है, फिर उसके बाद जहांगीर के समय 2 आए। एक आया वर्नियर, और वर्नियर के साथ टेवेर्नियर। ये किसके काल में आए? शाहजहां। अगेन ये दोनों बिजनेसमैन थे जी, दोनों के दोनों ये भी बिजनेसमैन थे, और ये भारत में औपनिवेशवाद के लिए, पैसे कमाने के लिए भारत में आए थे। और जिस समय ये वर्नियर और टेवेर्नियर भारत आए, उस समय भारत की गद्दी पर कौन बैठा था? शाहजहां। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हॉकिंग किसके दरबार में आया था? जहांगीर। टॉमस रो किसके दरबार में आया था? जहांगीर। रॉल्फ फिंच किसके दरबार में आया था? अकबर। वर्नियर और टेवेर्नियर किसके दरबार में आए थे? शाहजहां। एक आता है मनुची, ये बड़ा फेमस है, मनुची। ये आया था औरंगजेब के दरबार में जी। अब देखो ये कुल 16 साल की उम्र का था मनुची जब भारत आया, और ये बड़ा ही वीर योद्धा था, बिजनेसमैन भी था, यूरोप से आया था। औरंगजेब को लगा यार बढ़िया आदमी है, तो पकड़ो इसे, बांधो अपने पास। और उसके बाद औरंगजेब ने इसे अपना तोप का कमांडर बना दिया था जी, मीर आतिश। तो अब औरंगजेब के दरबार में अगर कोई तोपची था, हम बोलते हैं ना बनाओ तुझे तोपची है भी, तोपची का मतलब होता है तोप चलाने वाला। तो औरंगजेब ने मनुची को तोपची बना दिया था कि चल तू बढ़िया लौंडा है, 16 साल की उम्र में तो इतनी दूर से भारत आया है, तेरे में योग्यता है, तू मेरा इस विभाग को संभाल, आज से मेरा मीर आतिश तू। तो मनुची औरंगजेब के दरबार में आया था बेचारा व्यापार करने, औरंगजेब ने इससे तोप चलवा ली थी। औरंगजेब पक्का तुम जानते ही हो। और लास्ट हमें याद रखना है, फर्रुखशियर के दरबार में कौन आया था? हैमिल्टन। ये हैमिल्टन वही डॉक्टर है जिसने फर्रुखशियर का इलाज किया था, है ना। जब फर्रुखशियर को चेचक हो गया था तो उसका इलाज करने के लिए हैमिल्टन आया था ना, तो ये वही वाला हैमिल्टन है। ये कुछ ऐसे अंग्रेज हैं जो मुगल दरबार के समय भारत में आए, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। बहुत अच्छे से इसको याद रखना। रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में आया, हॉकिंग टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए, वर्नियर और टेवेर्नियर शाहजहां के दरबार में आए, मनुची और औरंगजेब के दरबार में आया, और जो हैमिल्टन था वो फर्रुखशियर के दरबार में आया। ठीक है जी। अब देखो हमें आखिरी चीज हमारी इसमें क्या रह गई है कि इनके हमें असली नाम याद करने हैं। किसका फोन आता रहता है पता नहीं, बाहर रखा है तब भी बजे जा रहा है। तो अब हमें आखिरी चीज पढ़नी है, मुगल बादशाहों के पूरे नाम। ये आखिरी चीज हमारी रहती है, उसके बाद हमारा मुगल काल असलियत में पूरा जी हो जाएगा। देखो बड़ा लंबा चला, 500-600 साल का हमने इनका इतिहास पढ़ा, तो लंबे तो चल नहीं थे। अब देखो सबसे पहले बाबर का पूरा क्या नाम था। देखो
ये मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी कि आप ये याद करो, लेकिन जब दिन खराब होता है ना तो हर 4-5 साल के बाद यहां से 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या 2 नंबर का। तो क्यों भाई, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन में तो 1-2 नंबर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इतनी हल्की सी चीज को क्यों ना हम याद ही कर लें, है ना। तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। देख रहे हो, अपने आप में ये पता नहीं इन्होंने पूरा, हमारे में तो कुनवे के नाम होते हैं इतने, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नाम तो और भी बहुत बड़ा है लेकिन यही नाम पूछे जाते हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं का नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। उसके बाद आता है अकबर। अकबर का तो सब जानते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यहां से थोड़ा आपने नहीं सुना होगा, जहांगीर और इतिहास पढ़ा होगा तो सभी ने देखा भी होगा। इसका नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। शाहजहां का नाम था सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। वैसे इसका नाम तो बचपन का खुर्रम था, हम पढ़ चुके हैं। और लास्ट हमारा बचता है औरंगजेब। औरंगजेब का नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। देखो जी, ये 6 चीज आपको याद करनी है, जहीरुद्दीन, नसरुद्दीन, जलालुद्दीन, नूरुद्दीन, शिहाबुद्दीन, मोइनुद्दीन। अगर आपने ये याद कर लिए तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। जब दिन खराब हो रहा होता है तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मुगले बादशाह का संपूर्ण नाम बताइए, बोल देगा बाबर। बाबर का क्या नाम था, नसरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नूरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मोइनुद्दीन मोहम्मद बाबर या जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जहांगीर का पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, शाहजहां का पूरा नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, और औरंगजेब का पूरा नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ठीक है जी। हालांकि ये पूरे नाम नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन एग्जाम्स में आपको हल्का सा पहचानने में जो मदद कर देंगे वो ये चीज कर देगी। ठीक है। और यहां पर हमारा पूरा मुगल एम्पायर होता है खत्म। अब हमें पढ़ना है मराठा साम्राज्य। इसमें हम शिवाजी को पढ़ेंगे, फिर शिवाजी के बेटे संभाजी, फिर संभाजी के बाद राजा राम, शिवाजी द्वितीय, फिर शाहूजी, फिर पेशवाओं में बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव। बाजीराव मस्तानी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका बेटा शाहूजी। मैंने शाहूजी पहले बोल दिया शायद। इनका बेटा था बालाजी बाजीराव, बाजीराव का बेटा बालाजी बाजीराव, है ना। और शाहूजी के बेटे कौन थे, क्या वो तो विश्वास राव तो पागल ही था। आपने पानीपति मूवी भी देखी होगी, जो माधव राव लड़ता है ना। आगे पढ़ेंगे, हम मराठा साम्राज्य हमारा शुरू होगा। शिवाजी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे औरंगजेब को उन्होंने छक्के छुड़ाए अपने समय में, वो सारा पढ़ेंगे। शिवाजी ने भाई आसफ खान को मारा, अफजल खान को मारा, इधर उधर शाइस्ता खान को, औरंगजेब के मामा को मारा, औरंगजेब के जेल में से छूट के आ गया। और उसके बाद जहां शिवाजी की जब मृत्यु हुई तो औरंगजेब थोड़ा मराठों पे हावी हुआ, लेकिन जिस समय पोस्ट मुगल पीरियड चल रहा था, मराठे फिर अपने उत्थान पर पहुंचे। वो हम मराठा साम्राज्य नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। आज हमारा ऑफिशियली पूरा का पूरा मुगल एम्पायर खत्म हो गया है। चलिए, थैंक यू।